सबसे पहले आज आप फेज का मतलब समझिए। जैसे कोई एसएचएम है, आप जानते हो एसएचएम की इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आर साइन ओमेगा टी प्लस 5 होती है, जिसमें आपको इसी ओमेगा टी प्लस 5 के बारे में मेन बात करनी है। ओमेगा टी प्लस 5 कहलाता है फेज, और मेरे बेटा फेज एक एंगल होता है। ओमेगा टी प्लस 5 क्या कहलाता है? फेज, और फेज एंगल है। भाई एंगल है, एंगल का ही तो साइन लोगे। मैं आपसे पूछूं 30 डिग्री का साइन क्या होता है, आप क्या दोगे? हाफ। मैं कहूं 60 डिग्री का साइन क्या होता है? √3/2। मैं कहूं 2 किलोमीटर का साइन क्या होता है? कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि किलोमीटर एंगल नहीं है। तो फेज एक एंगल है, फेज एंगल। अब क्योंकि ये एक फेज एंगल है और ये टाइम के साथ साथ बदलता रहता है। मान लो जिस समय मोशन शुरू होता है, कोई भी पेंडुलम है, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट करना कभी तो शुरू किया होगा। बड़े ध्यान से सुनना, हो सकता है आज एक भी न्यूमेरिकल ना कराऊं, आज इस कंसेप्ट को पक्का करके जाएंगे। बच गया टाइम तो करेंगे न्यूमेरिकल, आखिरी चैप्टर है, आराम से, नहीं बचा तो नहीं करने के। तो मेरे ध्यान से सुनना। तो ओमेगा टी प्लस 5 एक एंगल है जिसको हमने नाम दे रखा है फेज। फेज से पता चलता है कि हमारा पेंडुलम कहां है। अच्छा, वाई और आर क्या है? जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो एक मीन पोजीशन होती है और दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है। मीन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस को वाई कहा जाता है। यदि मैंने कहा y इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर अवे। मैंने कहा y इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर अवे। मैंने कहा y इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो मीन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर अवे। मीन से एक्सट्रीम की जो डिस्टेंस है उसे r या कुछ बुक्स में a कहते हैं। मेरे बेटा कुछ बुक्स में कहते हैं r एम्पलीट्यूड को, कुछ बुक्स में कहते हैं a, दोनों सही है। मेरी आदत r लिखने की है तो मैं r बोलूंगा। स्कूल वाले कहें a लिखो तो a लिख देना, आपको फर्क क्या पड़ता है? जो भी आपको कहें वो आपको लिख देना है। तो ये y है, ये r है। तुम जानते हो मीन पोजीशन पर जब पार्टिकल होगा तो वो कहलाएगा y इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया था? y इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का मतलब मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर दूर। मीन पोजीशन y इज इक्वल टू 2 का मतलब मीन से 2 सेंटीमीटर दूर। y इज इक्वल टू 0 का मतलब मीन पोजीशन से 0 सेंटीमीटर दूर, और मीन पोजीशन से 0 डिस्टेंस अवे, यानी मीन पर। तो जब भी हमने किसी न्यूमेरिकल में कह दिया कि y इज इक्वल टू 0, समझ जाना कि हम मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं। y कह लो, x कह लो, वो सिंबल अलग अलग हो सकते हैं। और एक्सट्रीम होता है y इज इक्वल टू r। y इज इक्वल टू r का मतलब है मीन से r डिस्टेंस अवे, मीन से r डिस्टेंस अवे, और मीन से r डिस्टेंस अवे तो एक्सट्रीम है, तो एक्सट्रीम होता है y इज इक्वल टू r। अब मेरे बेटा जरा फेज की अहमियत सुनिए। मान लो y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस 5 है। अभी मैंने क्या नहीं लिखा? ओमेगा टी प्लस 5। ओमेगा टी प्लस 5 की जगह मैं फेज लिख देता हूं, क्योंकि ओमेगा टी प्लस 5 को ही फेज एंगल कहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओमेगा टी प्लस 5 आई हैव रिटन फेज। अब फेज की इंपॉर्टेंस समझना। यदि कोई कहे कि पार्टिकल फेज 0 पर है, क्या मतलब है पार्टिकल फेज 0 पर है? पार्टिकल फेज 0 पर है का मतलब क्या है? ये दोबारा बना रहा हूं, y0, y इज इक्वल टू r, y इज इक्वल टू माइनस r। अब मुझे बताओ, यदि फेज 0 है तो साइन 0 0, r इंटू 0 0, तो y इज इक्वल टू 0। फेज 0 का मतलब वो पार्टिकल y इज इक्वल टू 0 पर है।
किसी भी क्वेश्चन में मैं फेज को सिर्फ पी कह देता हूं, क्योंकि नहीं तो ज्यादा बार बार लिखना पड़ेगा। तो पी इज इक्वल टू जीरो, फेज इज इक्वल टू जीरो। ध्यान रहे, फेज ओमेगा टी नहीं है, फेज ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, यानी फेज जीरो, फेज जीरो तो पी जीरो, पी जीरो तो वाई जीरो, वाई जीरो का मतलब मीन पर, पार्टिकल मीन से चला। अब आगे सुनो, जब वो एक्सट्रीम पर पहुंचा तो फेज क्या हो गया? एक्सट्रीम पर पहुंचा तो फेज हो गया पाई बाई टू। फेज पाई बाई टू होने का मतलब है एक्सट्रीम पर रख के देख लो, फेज को पाई बाई टू रखो, साइन पाई बाई टू 1 और 1 इंटू आर, आर तो वाई इक्वल टू आर पर है, तो फेज पाई बाई टू का मतलब है वाई इक्वल टू आर पर होना, और वाई इक्वल टू आर का मतलब एक्सट्रीम पर होना। ये चीजें किसी बुक में नहीं लिखी मिलेंगी। इन्हीं टाइम को बचाने के लिए मैं वीडियोस भी देता हूं। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा डेप्थ में घुस जाए। तो बताओ, फेज जीरो का मतलब क्या है? किसी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है फेज जीरो, तो यानी वो मीन पर है। फेज पाई बाय टू का मतलब वो एक्सट्रीम पर आ गया। टाइम बढ़ने के साथ साथ फेज बढ़ता जाता है, फेज कभी भी रुकता नहीं। जैसे फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस वाई। टाइम हमेशा बढ़ता रहेगा। देखो, पेंडुलम को मैंने ऑसिलेट कराया, जिस समय ऑसिलेशन शुरू हुआ तो टाइम जीरो, थोड़ी देर बाद टाइम वन, थोड़ी देर बाद टाइम टू, थोड़ी देर बाद टाइम थ्री, थोड़ी देर बाद टाइम फोर, थोड़ी देर बाद टाइम फाइव। टाइम तो बढ़ता ही जाएगा ना। और यदि टी बढ़ता जाएगा तो फेज एंगल बढ़ता जाएगा। फेज एंगल बढ़ता जाएगा। टाइम कभी रुक नहीं सकता कि ऑसिलेट करते हुए 10 सेकंड हो गए, थोड़ी देर बाद पूछा कि कितने हो गए, मैंने कहा 10 सेकंड हो गए। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि अभी भी मोशन शुरू हुए 10 सेकंड हुए हैं और थोड़ी देर बाद भी मोशन स्टार्ट हुए 10 सेकंड हुए? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। टाइम रुकता नहीं है, फेज भी रुकता नहीं है, टाइम बढ़ता रहता है, टाइम घटता नहीं। कि मान लो अभी तो मोशन चलते हुए 10 सेकंड हो गए, थोड़ी देर बाद पूछा मोशन चलते हुए कितना टाइम हो गया, कि 8 सेकंड। इम्पॉसिबल है। ना तो टाइम रुकेगा ना टाइम घटेगा। तो फेज ना तो रुकेगा और ना घटेगा, टाइम हमेशा बढ़ता जाएगा, तो फेज हमेशा बढ़ता जाएगा। तो जिस समय मोशन शुरू हुआ फेज जीरो, थोड़ी देर बाद फेज पाई बाय टू, फिर मोशन वो फेज हो गया पाई। जब फेज, क्योंकि फेज बढ़ेगा, जीरो से बढ़ के पाई बाय टू होने का मतलब मीन से एक्सट्रीम पर गया, और पाई बाय टू से बढ़ के पाई होने का मतलब फिर से मीन पर आ गया। रख के देख लो, फेज को पाई रख के देखो। यदि फेज को पाई रखें तो साइन पाई जीरो, और साइन पाई जीरो तो जीरो इंटू आर जीरो, तो वाई इक्वल टू जीरो पे आ गया। फिर इसके बाद जब यहां पहुंचा दूसरे एक्सट्रीम पर, देख जाता तो वो एक ही लाइन में है, लेकिन मैं एक लाइन में दिखाने की बजाय इस तरह से थोड़ा दूर दूर दिखा रहा हूं जाता हुआ, जिससे आप समझ पाए। फेज जीरो पर कहां था? मीन पर। फिर वो चला, फेज पाई बाय टू पे पहुंच गया एक्सट्रीम पर, फेज और बढ़ेगा समय के साथ साथ। फेज पाई पर कहां आ गया? मीन पर। फेज पाई पर कहां आ गया? मीन पर। और फेज 3 पाई बाय टू पर कहां आ गया? एक्सट्रीम पर। साइन 3 पाई बाय टू -1 होता है। साइन 3 पाई बाय टू क्या होता है बेटा? -1। और यदि -1 रख दें तो -1 इंटू आर माइनस आर, वाई इक्वल टू माइनस आर पे आ गया। वाई इक्वल टू आर माइनस आर का मतलब दूसरी एक्सट्रीम पर पहुंच गया। फिर फेज और बढ़ेगा, यहां पहुंचते समय फेज हो जाएगा 2 पाई। जब फेज 2 पाई होगा तो साइन 2 पाई भी जीरो होता है, याद होगा। साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, 3 पाई 0, 4 पाई 0, साइन के सारे पाई के मल्टीपल जो होते हैं वो जीरो होते हैं। और जब फेज 2 पाई, साइन 2 पाई 0, तो वाई इक्वल टू 0 पे आ गया। अब एक लिंक पकड़ में आ गया, इसे पाई 2 पाई, पहले बताओ पाई बाय 2 बढ़ता जा रहा है, यहां होने का मतलब फेज जीरो। अभी इसे यहां बनाता हूं, पहले यहां था फेज जीरो, इधर चला, फेज जीरो पर इधर चला, पाई बाय 2 पर यहां पहुंच गया, पाई पर फिर मीन पर आ गया,
3π/2 पर एक्सट्रीम पर पहुंच गया, दूसरे एक्सट्रीम पर 2π पर मीन पर आ गया, फिर यहां 5π/2 पर फिर एक्सट्रीम पर आ जाएगा, फिर 3π पर मीन पर आ जाएगा, फिर अगला कितना 7π/2 पर एक्सट्रीम पर आ जाएगा, फिर इसके बाद 4π पर मीन पर आ जाएगा। अब आप एक टैब देख लिया, यहां पर कब कब था 1π/2, 5π/2, अगला कौन सा आएगा 9π/2, यहां 3π/2, 7π/2, 11π/2, π/2 बढ़ा, फिर π/2 बढ़ा, फिर π/2 बढ़ा, फिर π/2 बढ़ा, π/2 बढ़ा, फिर π/2 बढ़ा। तुम जोड़ सकते हो, 0 में π/2 जोड़ो, फिर π/2 में π/2 जोड़ो, पाई में π/2 जोड़ो, 3π/2, 3π/2 में π/2 जोड़ो, π/2 जोड़ते जोड़ते वो मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, और टाइम हमेशा बढ़ता जाएगा। पहली बार जब वो मीन से गया तो फेज 0 था, दूसरी बार मीन से गया तो फेज पाई था। पहली बार मीन से जब चला तो फेज 0, दूसरी बार मीन पे आया तो फेज पाई, लेकिन फेज 0 और फेज पाई अपोजिट डायरेक्शन में है। मैं यदि कहता हूं कि दो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहे हैं, दोनों में फेज का डिफरेंस है पाई, मीन पोजीशन पर, यानी एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट। देख, 0 फेज वाला राइट जा रहा है, पाई फेज वाला लेफ्ट जा रहा है, यानी 0 फेज और पाई फेज एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। जहां समझ में रहा है वहीं बोल देना। जरा एक सेकंड माइक खोल के बताओ, मुझे बताओ 0 फेज और पाई फेज सेम डायरेक्शन में जाते हुए मिलते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं? बोलो। ऑपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट सर। 0 और अपोजिट। अपोजिट। 0 और सेम डायरेक्शन। 0 और 4π सेम। यानी कि 0, 2π, 4π, 6π, 8π ये सब सेम डायरेक्शन में है, और 0 पाई अपोजिट, 0 3π अपोजिट, यानी जो ऑड मल्टीपल वाले हैं वो सब फेज 0 के अपोजिट है। फेज का मतलब समझ में आने लगा? यानी मीन पर जब होगा तो फेज या तो होगा फेज 0, फेज या तो होगा 0 या पाई, 1π, 2π, 3π, 4π एंड सो ऑन। मीन पर ये फेज है। राइट एक्सट्रीम पर जो फेज होंगे 1π/2, 5π/2, 9π/2, 13π/2 एंड सो ऑन। एक 4 बढ़ रहे हैं, 1 4 5 4 9 4 13, अगला होगा 17π/2। इधर की तरफ फेज होगा 3π/2 इस एक्सट्रीम पर, फिर अगला फेज होगा 7π/2, अगला फेज होगा 11π/2, अगला फेज होगा 15π/2, और जब तक पेंडुलम रुकेगा नहीं ये बढ़ता ही जाएगा, पहले 0, π/2, 3π/2 वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल में फेज के बारे में समझ गए। अब फाई जीरो का मतलब क्या है, क्या मीनिंग है फाई 0? जब हम कहते हैं न्यूमेरिकल में फाई क्या दिया है मेरे बेटा, फाई होता है इनिशियल फेज, जिससे हमें पता चलता है कि मोशन की शुरुआत कहां से हुई। है बेटा, चलिए फिर मैं एक आधा एग्जांपल भी कराऊंगा। आज फेज ही समझाने आया हूं बेसिकली। मेरे बेटा, तुम जानते हो y is equal to r sin omega t plus phi में
ओमेगा टी प्लस फाई कहलाता है फेज, जिससे हमें पता चलता है पार्टिकल कहां है। यदि टाइम को जीरो ले ले तो उसे कहते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल का मतलब है टाइम जीरो पर। तो ये क्या है? फेज। इसमें टाइम को जीरो रख दो तो बचेगा क्या? फाई। लेकिन टाइम को जीरो रख के जो फेज बचा वो तो इनिशियल फेज है। ये है इनिशियल फेज। कुछ बुक्स में इनिशियल फेज को एक और नाम दिया गया है, इपोक, EPOCH। कॉम्पिटिटिव लेवल पर तो इपोक ही बोलते हैं। 11th में बहुत सी जगह इपोक बोलते हैं, बहुत सी जगह इनिशियल फेज बोलते हैं। मैंने दोनों बता दिए। तो इनिशियल फेज। अब इनिशियल फेज से पता क्या चलता है? फाई से पता क्या चलता है? केस 1, मान लो फाई जीरो है तो मोशन की शुरुआत कहां होगी? टाइम जीरो पे शुरुआत कहां होगी? यदि फाई जीरो है तो टाइम जीरो पर ये कहां होगा? तो जवाब है टाइम जीरो पर, और फाई भी जीरो है। यदि फाई जीरो है तो टाइम जीरो पे कहां होगा? पहले बताइए, यदि फाई जीरो है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी बन जाएगी। फाई तो जीरो रख दिया, y इज इक्वल टू आर साइन, जिसका फाई जीरो होगा, इनिशियल फेज जीरो होगा, उसकी इक्वेशन होगी आर साइन ओमेगा टी। y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं टाइम जीरो पर ये कहां था? तो जवाब है टाइम जीरो पर साइन जीरो जीरो, y इज इक्वल टू जीरो पर था। यानी टाइम जीरो पर ये मीन पोजीशन पे था, यानी इसने मीन पोजीशन से ऑसिलेशन शुरू किया। कोई कहे एग्जांपल दो। एक पेंडुलम लटका हुआ है, मीन पोजीशन किसे कहते हैं? जहां वो रुका हुआ है। रुका हुआ है, मैंने हाथ मारा और मीन पोजीशन से ही उसने ऑसिलेशन शुरू कर दिया। मैंने हाथ मारा और इसने मीन पोजीशन पे रुका हुआ था, वहीं से ही ऑसिलेशन शुरू हो गया। सोचो, एक पेंडुलम मीन पे रुका हुआ है, मैंने मीन पे हाथ मारा और ऑसिलेशन शुरू हो गया। शुरुआत कहां से हुई? मीन से। और जब शुरुआत मीन से होगी तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, क्योंकि टाइम जीरो रखने पर y जीरो आना चाहिए। टाइम जीरो रखने पर y जीरो केवल तभी आ सकता है जब आर साइन ओमेगा टी हो, यानी फाई जीरो। तो इसका मतलब फाई जीरो होने का मतलब मोशन की शुरुआत मीन पोजीशन से हुई। केस 2, इफ फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2, क्या मतलब है इसका? तब इक्वेशन बन जाती है y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, जिसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी। अब देखते हैं टाइम जीरो पर ये कहां था। टाइम जीरो पर ये कहां था? तो मुझे अब फिर प्लॉट करते हैं। मुझे बताओ, टाइम को यदि जीरो रख दूं तो कॉस जीरो 1, 1 इंटू आर, आर, तो y इज इक्वल टू आर पे था, यानी एक्सट्रीम पर था। सिंपल हार्मोनिक मोशन की शुरुआत अब एक्सट्रीम से हुई है। फाई पाई बाय 2 का मतलब है एक्सट्रीम से शुरू किया। कोई कहेगा उदाहरण दो। ये पेंडुलम है लटका हुआ, मैंने साइड में करके पकड़ लिया, एक्सट्रीम पे करके पकड़ लिया, अभी छोड़ा नहीं। क्या ये इस समय मीन पर है? नहीं। कहां है ये एक्सट्रीम पर है। मैंने छोड़ दिया, छोड़ते ही ऑसिलेशन शुरू हो गए। तो शुरुआत कहां से हुई? मीन से या एक्सट्रीम से? तो जवाब है एक्सट्रीम से। और जब एक्सट्रीम से शुरुआत होती है तभी फाई पाई बाय 2 होता है। तो यदि बेटा मैं कहूं फाई जीरो, इसका मतलब है मोशन की शुरुआत मीन से हुई। मैं कहता हूं फाई पाई बाय 2, तो इसका मतलब होता है मोशन की बिगिनिंग, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बिगिनिंग एक्सट्रीम से हुई है, एक्सट्रीम से। और यदि फाई जीरो और पाई बाय 2 के बीच में है तो मीन और एक्सट्रीम के बीच में कहीं पे शुरुआत हुई है। एक ही पॉइंट पर कई फेज हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था मीन पोजीशन पर फेज, मैंने कहा पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो फेज जीरो भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, 3 पाई भी हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता है। यदि राइट एक्सट्रीम पर है
तो फेज 1 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, हर पॉइंट पर बहुत सारे फेज हो सकते हैं, बहुत सारे फेज हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस पर दो एक एग्जाम्पल लेके। एक मैथ का फॉर्मूला बता दूं, यदि साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर हो तो क्या सिर्फ अल्फा इज इक्वल टू बीटा होता है? तो जवाब है नहीं, इसके बहुत सारे आंसर हैं। यदि साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर है तो मैथ वाले तो जानते हैं, बायो वाले सुन लो, तो अल्फा बीटा के बराबर भी हो सकता है, पाई माइनस बीटा के बराबर भी हो सकता है, 2 पाई प्लस बीटा के बराबर भी हो सकता है, 3 पाई माइनस बीटा के बराबर भी हो सकता है, 4 पाई प्लस बीटा। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि जो बायो वाले हैं वो लिंक पकड़ ले। 5 पाई माइनस बीटा के बराबर भी हो सकता है, 6 पाई प्लस बीटा के बराबर भी हो सकता है, एंड सो ऑन। जितने भी ऑड मल्टीपल्स है उनके साथ माइनस आया है। दरअसल मैथ वाले तो जानते हैं एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ पावर एन थीटा होता है ना, लेकिन मुझे वो रटवाना नहीं है, मुझे बायो वालों को भी बताना है। यदि साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा तो क्या सिर्फ अल्फा बीटा के बराबर होगा? तो जवाब है अल्फा बीटा के बराबर हो सकता है, पाई माइनस बीटा के भी, 2 पाई प्लस बीटा के भी, 3 पाई माइनस बीटा के भी, 4 पाई प्लस बीटा, 5 पाई माइनस बीटा, 6 पाई प्लस बीटा। अगला बता सकते हो? 7 पाई माइनस बीटा। और उससे अगला 8 पाई प्लस बीटा। बगल में आ गया। अब कई बच्चे कहेंगे इससे फायदा क्या मिला? इससे फायदा मैं अब तुम्हें एक क्वेश्चन करके बताऊंगा। मान लो मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू एक पार्टिकल ने, अच्छा जिस क्वेश्चन में ये ना कहे मोशन की शुरुआत कहां से हुई, तो क्या मैं अपनी तरफ से मान लूं कि मीन से शुरू हुआ या एक्सट्रीम से शुरू हुआ या मीन और एक्सट्रीम के बीच में शुरू हुआ? नहीं। यदि किसी क्वेश्चन में ये ना बताया जाए मोशन कहां से शुरू हुआ, तो फिर हम एक ही बात मानते हैं, मीन से शुरू हुआ। और मीन से शुरू हुआ तभी हम फाई 0 ले लेते हैं। याद होगा कल के न्यूमेरिकल्स में मैंने हमेशा जब भी दिया नहीं था तो फाई को 0 लिया था, इसीलिए लिया था जिस क्वेश्चन में पता ना हो। अब मेरे से कहा कि ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है। मेरे से कह रहे हैं कि y की वैल्यू r/2 पर फेज क्या होगा? तो एक बात बताओ, y = 0 पे कोई एक फेज थोड़ी है, y = r पर भी कोई एक फेज नहीं है। y = 0 पर मैं पूछूं फेज क्या होगा तो 50 आंसर है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, बहुत सारे आंसर है। y = r पर फेज क्या होगा? बहुत सारे आंसर है। y = पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो फिर y = r/2 पर भी बहुत सारे फेज होंगे, लेकिन कौन कौन से? तुम जानते हो y = r sin ωt। मैंने ये मान के चल रहा हूं कि ये मीन से शुरू हुआ है। y = r sin ωt, जहां ωt फेज है, मुझे ωt ही बताना है। अब y को रख दो r/2, क्योंकि उन्होंने कहा y = r/2 पे फेज बताओ। y को रख दो r/2, r से r उड़ा दो, r से r उड़ा दो, तो sin ωt बराबर आ गया हाफ, और हाफ होता है sin 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब π/6। sin ωt = sin π/6। यदि sin ωt sin π/6 है तो ωt किसके बराबर है? तो जैसे मैंने बताया था कि यदि sin अल्फा = sin बीटा है तो अल्फा की वैल्यू बीटा भी हो सकती है, यानी ωt π/6 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? पाई माइनस π/6। और क्या हो सकता है? 2 पाई प्लस π/6। और क्या हो सकता है? 3 पाई माइनस π/6 एंड सो ऑन। यही आपके आंसर है। पहला फेज है π/6, यानी जब सबसे पहली बार बॉब गुजरा यहां से तो वो π/6 फेज के साथ गुजरा। तुम्हें मैंने बताया था टाइम बढ़ने के साथ साथ फेज बढ़ता जाता है।
फिर वो यहां जाकर के दोबारा आया होगा, पहले इधर से गया होगा इस पॉइंट से, फिर जब दोबारा आया होगा तब तक टाइम बढ़ गया होगा, और टाइम बढ़ गया होगा तो फेज बढ़ गया होगा। तो जब दूसरी बार आया तो फेज पाई माइनस पाई बाय 6 यानी कि बेटा 5 पाई बाय 6 हो चुका था। पहली बार जाते समय का फेज था पाई बाय 6, 1 पाई बाय 6। जब वो दोबारा आया तो फेज था 5 पाई बाय 6। फिर यहां से क्या अब नहीं जाएगा, लौट करके फिर यहां से जाएगा। जब फिर यहां से जाएगा इसी पॉइंट से, मैं इसी पॉइंट पर बता रहा हूं, तो फिर फेज होगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6 इसी पॉइंट से, y इज इक्वल टू r बाय 2 से। तो ये आ जाएगा 13 पाई बाय 6। तो जब तीसरी बार यहां से गया तो 13 पाई बाय 6 फेज हो गया, और जब चौथी बार लौट करके आया, पहली बार गया फिर लौट के आया, या फिर लौट के आया फिर लौट के आया, तो अगली बार फेज हो चुका था 17 पाई बाय 6, 17 पाई बाय 6। और आप और भी निकाल सकते हो 4 पाई प्लस पाई बाय 6 एंड सो ऑन। तो y इज इक्वल टू r बाय 2 से यदि मैं कहता हूं दो पेंडुलम y इज इक्वल टू r बाय 2 पर है, तो उनका सबका फेज इनमें से ही कुछ होगा। अब मैं कहूं दो पेंडुलम r बाय 2 पर है, दो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, दो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहे हैं और वो एक दूसरे को मिलते हैं y इज इक्वल टू r बाय 2 पर। दो पेंडुलम एक ही लाइन में ऑसिलेट कर रहे हैं, अब यदि एक ही लाइन में ऑसिलेट कर रहे हैं तो मुलाकात तो होगी, उनकी मुलाकात होती है y इज इक्वल टू r बाय 2 पर, तो उनके फेज इनमें से ही कुछ है। अब मैं कहता हूं दो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहे हैं और y इज इक्वल टू r बाय 2 पर मिलते हैं अपोजिट जाते हुए, उनका फेज डिफरेंस बताओ। अब आपका लॉजिक लगाने का समय, दो पेंडुलम एक ही लाइन में ऑसिलेट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू r बाय 2 पर मिलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए। तो मैं समझ गया यदि एक का फेज पाई बाय 6 है तो दूसरे का फेज या तो 5 पाई बाय 6 हो सकता है अपोजिट जाते समय, यदि पहले का फेज 1 पाई बाय 6 है पहले का, तो दूसरे का फेज या तो 5 पाई बाय 6 होगा तब अपोजिट जाएगा, दूसरे का फेज 13 पाई बाय 6 नहीं हो सकता क्योंकि 1 पाई बाय 6 और 13 पाई बाय 6 एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन दूसरे का फेज 17 पाई बाय 6 भी हो सकता है क्योंकि 1 पाई बाय 6 और 17 पाई बाय 6 अपोजिट जा रहे हैं। तो भाई उन्होंने कहा भाई दो पार्टिकल r बाय 2 पे मिल रहे हैं, मैं समझ गया इन्हीं में से ही फेज है, अपोजिट जा रहे हैं, तो यदि पहले का पाई बाय 6 है दूसरे का 5 पाई बाय 6 भी हो सकता है, और तब उनका फेज डिफरेंस होगा 4 पाई बाय 6 यानी कि 2 पाई बाय 3, इन दोनों का अंतर फेज डिफरेंस 5 पाई बाय 6 माइनस 1 पाई बाय 6 4 पाई बाय 6 यानी 2 पाई बाय 3। लेकिन 2 पाई बाय 3 इकलौता आंसर नहीं है, ये हो सकता है पहले का फेज हो 1 पाई बाय 6 दूसरे का फेज हो 17 पाई बाय 6, तब भी अपोजिट जा रहे हैं और तब फेज डिफरेंस होगा 16 पाई बाय 6। बाद में न्यूमेरिकल जब आएंगे तब आ जाएंगे, ये बहुत जरूरी था फेज के बारे में समझना। हर एक आध दिन में देख जब भी न्यूमेरिकल चलेंगे थोड़ा बहुत मैं एक्स्ट्रा थ्योरी को एनहेंस करवाऊंगा न्यूमेरिकल्स के साथ साथ, और किसी किसी दिन कोई टॉपिक मुझे ज्यादा बढ़िया लग गया तो उसके ऊपर डिटेल में ही सारा ही लेक्चर दे देंगे, कितने भी दे आराम से कर लो तो भी 6-7 दिन में सिलेबस खत्म हो ही जाएगा। तो 2-4 दिन हम और बढ़ा लेते हैं यार अपनी तरफ से, फिर रिवीजन करेंगे शुरू तसल्ली से। समझ में आ गया बालको? यस सर। बस एक को? यस सर। Yes, sir. गुड। बस तो अब मैं आज न्यूमेरिकल करवा ही नहीं रहा, दिमाग में खिचड़ी ना बन जाए। इसी वीडियो को दोबारा देखो और पुरानी थ्योरी रिवाइज करते हुए आओ। न्यूमेरिकल तभी समझ में आएंगे जब थ्योरी आप रिवाइज कर चुके होगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रखी है। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ओके Thank you, बेटा, sir. ओके बेटा। Thank you, sir.